गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। डीएलएड 2019। कल हम लोगों ने पढ़ा था गद्य शिक्षण की विधियां। आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन कौन से, यानी गद्य और पद्य के उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है ध्वनि व्यवस्था। ध्वनि व्यवस्था क्या है? ध्वनि व्यवस्था शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों की व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक है। किस ध्वनि का उच्चारण किस उच्चारण स्थल से होता है, ये तो आता है हमारी ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत। कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थल कौन कौन सा है, इसकी जानकारी। दूसरा आता है बल। जिस शक्ति के द्वारा किसी ध्वनि या वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे बल कहते हैं। जैसे जब भी हम उच्चारण करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको किस तरह से बोला जाए, जैसे उतार चढ़ाव होता है, कहाँ पर हमको थोड़ा सा कम बल लगाना है, किस वर्ण को बोलने में हमें कुछ ज्यादा बल का प्रयोग करना है, तो यह बल का प्रयोग करना पड़ता है। लय क्या है? जब अक्षर बोलने के पश्चात दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द जब बोला जाता है तो एक शब्द के बाद कुछ अंतराल दिया जाना चाहिए, थोड़ा सा समय दिया जाना चाहिए, तो उसे कहते हैं लय के साथ। और नहीं तो अक्सर देखा गया है कि जैसे जब शब्दों को लोग बोलते हैं, शब्द बोलते वक्त बहुत ही तेज गति से बोल देना या बहुत ही ज्यादा रुक रुक करके बोल देना, यह जो है यह दोष के अंतर्गत आता है। इसे हम अभी बताते हैं आप लोगों को। इसके बाद अब आता है स्वराघात। स्वराघात क्या है? उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं। जैसे उतार चढ़ाव, स्वराघात। जैसे मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। उसी तरह से यह स्वराघात होता है। जब हम गद्य या पद्य का उच्चारण करते हैं तो देखा जाता है अक्सर कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर कि थोड़ा सा तेजी से बोला जाता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, और फिर कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको कुछ स्वरों को हमें दबाना पड़ता है, यानी घटते हुए क्रम में बोलते हैं। इसे कहते हैं स्वराघात। गति क्या होती है? अगला है आप लोगों का गति। गति का अर्थ शब्द गति का अर्थ शब्द समूहों के मध्य में हिचकिचाहट अथवा रुकावट के बोलने से है। जैसे गति, रुक जाना, आप पढ़ रहे हैं, आपकी गति धीमी हो गई, तो यह जो है एक हिचकिचाहट मन में आ जाता है। हिचकिचाहट क्यों आता है, कब किन परिस्थितियों में हिचकिचाहट आता है छात्रों के अंदर या अध्यापकों के अंदर? जब मन में यह होता है, ये दुविधा पैदा होना कि मैं पता नहीं मैं गलत पढ़ रहा हूँ या सही पढ़ रहा हूँ, तो मन में हिचकिचाहट आ जाती है, तो इसे कहते हैं गति। गति को रोक देना, जिस गति से आप पढ़ रहे हैं वहां पर वो गति आपकी धीमी हो जाएगी। अब आता है विराम। विराम का अर्थ है रुकना। विराम का अर्थ है रुकना। लंबे लंबे वाक्यों को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए यथास्थान पे रोकते हुए पढ़ना, जो विराम चिन्ह है। इसके पूर्व में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कौन से विराम चिन्ह कब लगाए जाते हैं, कब हमें कितनी देरी तक रुकना होता है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, ये सारे तमाम विराम चिन्ह होते हैं।
तो हमें पूर्ण विराम कब लगाना है, कब हमें रुकना है। तो कुछ अंतराल, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कि कुछ ही अंतराल के लिए रुके जाते हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जब पूर्ण हो जाता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो यह तो हो गया विराम। इस तरह से आप लोगों के उच्चारण के प्रमुख तत्व जो हैं ये 6 हैं। 6 कौन-कौन से हैं? ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम। ये तो आप लोगों के उच्चारण के प्रमुख तत्व हुए। अब आगे आता है उच्चारण दोष के प्रमुख कारण। जब हम बोलते हैं, जब उच्चारण करते हैं तो इसमें कौन-कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इसके क्या-क्या कारण हैं? कौन-कौन से कारण हैं? तो एक कारण भी निम्न है, जिनको कि हम एक-एक करके बता रहे हैं। पहला कारण है हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। तो यह जो होता है कि अपूर्ण ज्ञान, ये क्या चीज़ है? हिंदी ध्वनियों को जब हम पढ़ते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो विद्यार्थियों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही ध्वनियों के उच्चारण तथा उच्चारण स्थानों के विषय में भ्रम हो जाता है। जैसे जिससे छात्र बड़ा स, ज, स में री और र में ई में तथा ब और भ में कोई भेद नहीं समझते हैं। जैसे जब भी पढ़ना होता है, अधिकतर लोग बड़ा स के जगह छोटा सा लिख देते हैं, ज के जगह स लिख देते हैं। तो ये छोटे-छोटे बच्चे छात्र जो है हमारे विद्यालय में जो पढ़ने आते हैं प्राइमरी स्तर पे, तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो इनको हमें यानी अध्यापक को बताना पड़ता है। ज और स में नहीं अंतर कर पाते हैं। री जो लिखना होता है, री से ऋषि जो लिखा जाता है, उस तरह से री न लिख करके ही लिख देते हैं। र पे छोटी की मात्रा लगा करके वो री का उच्चारण अपना कर लेते हैं और समझ लेते हैं इस तरह से। तो यह हुआ। उसके बाद ई जैसे छोटी ई की जगह बड़ी, बड़ी ई की जगह छोटी, यह भेद बालक नहीं कर पाता है प्राथमिक कक्षाओं में। छोटे-छोटे जब बालक आते हैं पढ़ने के लिए। तथा ब और भ में कभी-कभी अक्सर देखा जाता है, ब अगर बोला जाता है तो छात्र भ लिख देते हैं, भ बोला जाता है ब लिख देते हैं। तो यह जो है एक दोष उत्पन्न हो जाता है जब वो पढ़ते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इन दोषों को दूर करना अध्यापक का कर्तव्य बनता है। दूसरा होता है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। विद्यार्थियों को उच्चारण तत्वों का, जैसे उच्चारण तत्व कौन-कौन से हैं? उच्चारण तत्व होते हैं ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वराघात, गति, विराम आदि, जो अभी हम इसके पहले आप लोगों को बताए हैं प्रमुख तत्वों में। तो यह अगर नहीं होता है तो यह उच्चारण दोष के प्रमुख कारण बन जाते हैं। तो यह का समुचित ज्ञान नहीं होता है। इससे छात्र अशुद्ध उच्चारण करते हैं। जैसे इन लोगों का जो प्रमुख तत्व हमने आप लोगों को बताया, इसका ज्ञान न होने से छात्र जो है अशुद्ध उच्चारण करते हैं। जैसे 43 को 43, 43 लिखना होता है, बहुत से लोग 43 लिखते हैं। तो यह उच्चारण दोष के अंतर्गत आ जाता है। या 43 को 43 लिखेंगे, 43 लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं। 99 को प्रायः 99 अक्सर देखा जाता है छात्रों को। तो यह तुरंत इस दोष को दूर कर दिया जाना चाहिए। जैसे ही अगर अध्यापक के पास या इस तरह के छात्र आते हैं, अगर उनके अंदर दोष समझ में आता है, तो इस दोष को तुरंत ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए अध्यापकों के माध्यम से। अगला है शारीरिक विकार, यानी ध्वनि यंत्र संबंधी। जैसे ध्वनि यंत्र संबंधी शारीरिक विकार अगर उत्पन्न होते हैं, कुछ विद्यार्थी शारीरिक विकारों से ग्रस्त होते हैं और कुछ छात्रों को ध्वनि यंत्र जैसे कंठ, तालु आदि में विकार होता है, जिससे वे शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। जैसे अतिवृद्धि व्यक्ति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति उच्चारण स्थान के स्तर पर अक्सर देखा जाता है कुछ छात्र जैसे तुतलाते हैं, अगर तुतला रहे हैं
तो उनका उच्चारण दोष नहीं हो पाता है। कुछ छात्र जो है रुक-रुक करके बोलते हैं, यानी जिसको कहा जाता है हकलाना। हकलाने वाले छात्र भी जैसे उनको जानकारी रहती है लेकिन बोलने में उनके जो है समस्याएँ होती हैं, वो अपने बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो यह जो है शारीरिक दोष के अंतर्गत आते हैं। और जैसे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी ज़ुबान ही नहीं खुलती है। यह सारी शारीरिक विकार के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए बस इतना, अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।